औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नज़ीर अहमद निजार, lecture Political Science, BHSS Maidapura, with today's topic for class 11th, and our today's topic is: to what extent has the Panchayati Raj system helped in promoting democracy at grassroots level? And second part, our topic is: we have to mention 4 changes incorporated in the Panchayati Raj Act to improve Panchayati Raj. बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल के चैप्टर में हमने यहाँ पे बात की थी पंचायती राज की। हमने जान लिया है कि ये वो राज होता है जो गाँव लेवल पे, जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, उसके नाम से ये मंसूब है। पंचायती राज को डिस्क्राइब करने में हम कहते हैं कि ये एक सिस्टम होता है जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया ने दिया है। पंचायती राज सिस्टम जो है ये ग्रेटली हेल्प करता है पावरफुल बनाने में, ताकत देने में इंडियन डेमोक्रेसी को। यानी उसी की वसादत से, पंचायती राज की वसादत से जो इंडियन डेमोक्रेसी है ये एक ताकतवर टूल बन गया यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे। पंचायती राज की हम अगर बात करें, जिस तरह से हम जानते हैं कि जब गवर्नमेंट लेवल पे डेमोक्रेसी होती है बहुत एक बड़ा ताकत होता है, इसी तरह से गांव लेवल पे जब हम बात करें तो पंचायती राज इससे कुछ कम नहीं है। यानी उसका भी बहुत ही बड़ा रोल होता है। जितनी सारी मसाइल होती है गांव के लेवल पे, चाहे वो पंचायत में हो या ब्लॉक समिति में हो या जिला परिषद पे हो, जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है पंचायती राज ही है जो उनको हल करता है। पंचायती राज की वसादत से लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंच गई है कि किस तरह से हम वर्किंग करेंगे डेमोक्रेसी की। जितने सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जमहूरिया के जितने सारे इदारे हैं, यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे हम किस तरह से अवेयरनेस लोगों में पैदा करेंगे। और ये पंचायती राज है जिसने क्रिएट की है अपॉर्चुनिटीज़ कि लोग उसकी वसादत से पार्टिसिपेशन करते हैं और एक बड़ी एक्सपीरियंस हासिल करते हैं और इस तरह से ये रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं ग्रास रूट लेवल पे। पंचायती राज जो है ये बेस्ट मीन्स ऑफ गिविंग ट्रेनिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन टू द पीपल। और ये पंचायती राज जो है ये एक बेस्ट मीन माना जाता है जिस तरह से इंतज़ामिया जो लोगों की होती है उनको एक ट्रेनिंग फराहम की जाती है। ये पंचायती राज है जो लोगों को एक मौका फराहम करती है कि वो बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं डेवलपमेंट प्लान जो जितने सारे होते हैं। यानी गांव की खुशहाली के लिए जितने सारे प्लान्स होते हैं, जितने सारे प्रोसेस होते हैं, ये पंचायती राज की वसादत से मेक किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं। या बड़े बड़े केसेस जो होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। जो हमें दिन ब दिन यहाँ पे मसाइल पेश आते हैं उनकी वजह से पंचायत राज ही है जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का क़याम करती है लोकल अफेयर्स में। पंचायती राज सिस्टम जो है ये फाउंडेशन मानी जाती है इंडियन डेमोक्रेसी की। जिस तरह से इंडियन डेमोक्रेसी जो है सक्सेसफुल हो जाती है और तब तक एक डेमोक्रेसी को हम कामयाब नहीं कह सकते हैं जब तक में उसका पंचायती राज सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल हो। वो लोगों के हर कोने में जाकर, वो गांव के हर कोने में जाकर या पंचायत के हर कोने में जाकर वहाँ पे लोगों के जितने सारे मसाइल होते हैं उनको हल करें, उनकी आगाही रखें और लोगों को अवेयर करें टू सॉल्व द
basic level is disputes by themselves। तो इस तरह से हमने देख लिया कि पंचायती राज सिस्टम जो है ये डेमोक्रेसी की बुनियाद मानी जाती है, चाहे मुल्की लेवल पे हो, सिटी लेवल पे हो। पंचायत राज ही वो सिस्टम है जिस तरह से स्टेट सिस्टम का या सेंट्रल सिस्टम का जो रनिंग ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट होती है, तभी सक्सेसफुल मानी जाती है जब गांवों लेवल पे हमारे पंचायती राज जो हैं ये लोगों की भलाई के लिए हर वक्त काम में रहें। तो उसके बाद हमें वो 4 चेंजेस लेनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं पंचायती राज की वसादत से। कल भी मैंने चैप्टर में कहा है, अपने लेक्चर में कहा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कि उसी ने हमें यहाँ पे दिया है पंचायत राज। तो इसके वसादत से 4 मुद्दों पे जो बात होनी है पंचायत राज की, वो सबसे पहले ये है। पहला पॉइंट जो है वो है डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेंबर्स। 73वें अमेंडमेंट के तहत ही जितने सारे मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं वोटर्स के ज़रिए से, जो ग्राम सभा में होता है या ग्राम सभा के लिए होता है। तो उनका एक डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है। इस मकसद को पूरा करने के लिए जो टेरिटोरियल एरिया होता है ग्राम सभा का या ग्राम पंचायत का, इसको डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में, या जिनको हम वार्ड भी कह सकते हैं। और हर वार्ड से एक एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे टेन्योर ऑफ पंचायत की बात है। अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट आर्टिकल एक्ट, द टेन्योर ऑफ पंचायत इन ऑल द स्टेट्स इज 5 years। उसी के जरिए यानी जो 73वें अमेंडमेंट जो थी यहाँ पे पंचायत, जिससे पंचायत हमारे वजूद में आ गए, वहाँ पे कहा गया है कि पंचायत की टेन्योर जो है हर सिमत में, हर जगह, हर स्टेट में 5 years होनी चाहिए। अगर कभी भी ऐसा हुआ कि पंचायत जो है ये डिज़ॉल्व हुई है बिफोर इट्स एक्सपायरी डेट, तो ये ऑब्लिगेटरी माना जाता है कि जो उसके अगले इलेक्शंस होंगे वो आने वाले 6 महीनों में होने लाजमी होते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो स्टेट इलेक्शन कमेटी है। स्टेट इलेक्शन कमेटी जो होती है ये यहाँ पे पंचायत में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ यहाँ पे चल रहा है, जितने सारे काम यहाँ पे होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका वॉच एंड वार्ड रखता है, वो इसका सुपरविजन करता है, वो इसकी सुपरिटेंडेंस करता है और कंट्रोल रखता है इलेक्शन, जितना सारे स्टाफ होता है इलेक्शन के लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो उनका वही जिम्मेदार होता है। उसके अलावा उसका प्रोविजन होता है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन। इस तरह से आज़ादाना इंतखाब यहाँ पे हो जाए इन द सिटी लेवल हैज़ बीन मेड। जिस तरह से सिटी लेवल पे किए जाते हैं, इसी तरह जो पंचायती राज के पंचायती सिस्टम के इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमेटी को ये जिम्मेदारी होती है कि हर तरह से जो भेदभाव के बगैर यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए, फेयर फेवर के बगैर यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए और एक अमन और शांति के माहौल में यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो हमें पंचायती राज सिस्टम ने दिया है वो है फाइनेंशियल कमीशन। उसी आर्टिकल के तहत जो मैंने पहले बात की, 73वें अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये गवर्नर ऑफ स्टेट जो होता है ये यहाँ पे चुना जाता है फाइनेंशियल कमिश्नर, जो यहाँ पे रिव्यू करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। ये यहाँ पे गवर्नर साहब जो होते हैं वो यहाँ पे एक फाइनल कमिश्नर को मुंतखब करता है, जो यहाँ पे फाइनेंशियल जितनी सारी फाइनेंशियल ज़रूरत होगी, असिस्टेंस होगी, ज़रूरत होगी पंचायत राज को, वो प्रोवाइड करता है। और ये यहाँ पे रिकमेंड करता है गवर्नर साहब को टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। जहाँ उसे लगे कि एक पंचायत में यहाँ पे बहुत कुछ रुपया पैसा दरकार है, तो वो वहाँ पे रिकमेंड करता है गवर्नर साहब को कि फलां पंचायत में
इतनी सारी चीज़ें ज़रूरत है, वहाँ पे पीने का पानी जो है वहाँ पर मैसर नहीं है, वहाँ पे स्कूल नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये रिकमेंड करता है गवर्नर साहब को। तो फिर वही गवर्नर साहब जो होते हैं ये सेंटर से उसके लिए पैसा मंगवाता है। कल भी मैंने बात की कि पंचायत के अपने बहुत सारे फंड्स होते हैं, लेकिन वो मिनिमम होते हैं, बहुत कम फंड्स होते हैं, इसलिए हमेशा उनको सेंटर से के साथ रवायत में रहना पड़ता है, ताकि न्यूज़ जो बकिया फंड जो उनको ज़रूरत होगी वो सेंटर से मंगाए। बच्चों, ये था हमारा आज का चैप्टर जो 11th क्लास के लिए था। उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको लेंगे और आपने अच्छी तरह से उसको समझा होगा। नाउ द सेम विल बी गिवन टू यू इन इंग्लिश। पंचायती राज में भी डिस्क्राइब्ड एज सिस्टम ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। Panchayati Raj system has greatly helped in strengthening Indian democracy at grassroots level. Panchayati Raj is not in any way less than the establishment of democratic government in the village. Panchayati Raj has created awareness regarding the working of democratic institutions at the grassroots level. It has created opportunities for participating and gaining experience as a representative at the grassroots level. Panchayati Raj is the best means of giving training in administration to people. The Panchayati Raj provides an opportunity to the people of making and executing development plans, of deciding cases and running the day-to-day administration of the local affairs. Panchayati Raj system is the foundation of Indian democracy, and success of Indian democracy depends upon the working of the Panchayati Raj. Now, according to second part of our question, 73rd Constitutional Amendment has incorporated the following four important provisions in the Constitution to improve the Panchayati Raj. First one is direct election of members. According to 73rd Amendment Act, all members of the Gram Sabha are directly elected by the voters of Gram Sabha. For this purpose, the territorial area of each Gram Panchayat is divided into territorial constituencies, which are known as wards, and one member is elected from each constituency. Second one, that is tenure of Panchayats. According to 73rd Amendment Act, the tenure of Panchayat Raj in all the states is 5 years. Before 73rd Amendment article, it was different at different levels in different cities. It was different, but it is with the help of 73rd Amendment that it has been put 5 years for all the panchayats of all the cities. If a panchayat is dissolved or suppressed before the expiry of its tenure, it is obligatory. It is compulsory now to hold the election within 6 months. Third one point is State Election Commission. State Election Commission is set for the supervision, superintendence, and control of the election set-off of Panchayati Raj institutions. Provision for establishment of independent election commission at the state level has been made. Fourth and last point is Finance Commission. According to 73rd Amendment Act, the governor of the state shall appoint Finance Commission, as I have told you already, to review the financial position of the panchayats and to make recommendations to the governor to improve the financial position of the panchayats. Dear students, as I have told you that the final commission is set here by the governor of the state to see whether in a panchayat for running the process, if there need a financial assistance, the finance commission recommends the governor of the state
to improve the finance position of the panchayatis. This is done for today. Have a great day. Have a good day for you, and thank a lot for your positive cooperation.